हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट था, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टूडेंट्स, बहुत का रिक्वेस्ट था कि एक एसबीआई पीओ का डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कराया जाए. सो आई हैड प्रॉमिस्ड यू आल्सो इन द लास्ट लेक्चर दैट आई वुड give a session in the recorded format, so this is for you. I know बहुत कम टाइम बचा है, only maybe a few hours. So as you can see, this is the last minute practice, nothing to do with the beginners. It is for those who will be sitting for the exam. ठीक है. SBI PO, as you know, last session अगर देखा है तो all of you know what is the pattern is. कितने questions आते हैं? 40 questions आते हैं. Within 20 minutes you have to solve. कराने के पीछे का reason ये है कि आपको ये बताने के लिए पीपल टेक इट एज इम्पॉसिबल कि हमारे से 40 क्वेश्चंस 20 मिनट्स में नहीं हो पाएगा. बहुत लोगों के मुंह से मैंने ये भी सुन लिया कि हमसे नहीं हो पाएगा, इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट कर दिया है. बट इट्स नथिंग लाइक दैट. डरना नहीं है. ये प्रैक्टिस कराने के पीछे भी यही रीजन है, ये बताने के लिए कि 40 क्वेश्चन भी 20 मिनट में किया जा सकता है. ठीक है. स्ट्रैटेजी फॉलो करना आना चाहिए कि कौन सी स्ट्रैटेजी से आप जाओगे तो आप पूरे 40 क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पाओगे. ठीक है. व्हेन यू सी पैसेजेस और द टाइम टेकिंग टॉपिक्स, इफ यू सी यू हैव टू लीव इट एट द एंड, एंड जो आप फट से कर सकते हो वो आपको पहले करना है. दिस इज द स्ट्रैटेजी वी ऑलवेज फॉलो. फिर अगर लास्ट में आपके पास टाइम नहीं बचा, पूरा पैसेज पढ़ने का आपके पास अगर टाइम नहीं बचता है तो भी क्वेश्चन गो थ्रू कर लो. बहुत सारे क्वेश्चंस, अगर 8-9 क्वेश्चंस हैं उसमें से 3-4 क्वेश्चंस आप ऐसे भी कर सकते हो विदाउट इवन रीडिंग द पैसेज. ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. देखते हैं जैसे क्वेश्चंस आए थे मैंने उसी लेवल या फिर उसी सीक्वेंस में रखा है, ताकि आपको भी पता रहना चाहिए कि फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा इजी नहीं होता. मोस्टली व्हेन यू स्टार्ट विद द इंग्लिश सेक्शन यू विल सी कि पैसेज ही रहता है पहला. मोस्ट ऑफ टाइम्स 99% ऑफ द टाइम्स पहले ही जब आप देखते हो इट विल बी अ पैसेज. ठीक है. सो नथिंग न्यू टू इट. अगर आप इस पेपर में भी देखते हो यू कैन सी इट्स अ पैसेज. मैंने हमेशा बोला है डायरेक्शन पे एक बार नजर डाल लो. 1 to 9 मतलब जो भी क्वेश्चंस होगा 9 क्वेश्चंस है इस पैसेज के ऊपर. यू विल हैव 9 क्वेश्चंस. यू कैन अंडरस्टैंड बाय दैट. ठीक है. पैसेज को देखते ही उसको स्किप करना है. यू नो, राइट हैंड साइड में एक पैनल होता है, डायरेक्टली क्लिक ऑन द 9th 8th 9th क्वेश्चन अगर आपके पास आपके सामने पैसेज आ गया हो तो. ठीक है. नेक्स्ट यू विल सी अगेन इट इज अ पैसेज. 2 पैसेजेस एक ही शिफ्ट में आया था, दोनों पैसेज को लेके आया है. 10 to 18 यू कैन सी द डायरेक्शन नंबर्स, दैट मींस 18 तक इसी पैसेज का क्वेश्चंस होगा. सो 18 क्वेश्चंस वी आर स्किपिंग एंड वी आर मूविंग ऑन टू द 19th क्वेश्चन. 19th में अगर मैं पढ़ती हूँ आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस, मतलब ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ग्रामेटिकल क्वेश्चंस है, ग्रामर एरर्स आपको ढूंढना है. बट आप अगर देखते हो ग्रामर क्वेश्चंस हमेशा एक सेंटेंस का होता है. सेंटेंस इज डिवाइडेड इन 5, बट यू कैन सी दिस इट्स ऑफ डिफिकल्ट लेवल. आई ऑलरेडी सेड हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो डिफिकल्ट लेवल है. तो एक एक सेंटेंस पढ़ के आपको देखना है किस में एरर है या फिर करेक्ट पूछा है. सो 3 विल बी विदाउट एरर एंड 1 विल बी द करेक्ट सेंटेंस. अगर कोई करेक्ट नहीं है तो आपका आंसर ई है. लेट्स चेक. द मैनेजर along with his team The manager along with his team members were invited. करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है. अगर आपने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट किया होगा, द मैनेजर है, उसके बाद along with लगाया है, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट दूसरा सब्जेक्ट. व्हेन यू हैव along with in between and 2 subjects connected with it, आपका प्रायोरिटी फर्स्ट सब्जेक्ट के पास जाता है. दैट मीन्स इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगा. द मैनेजर इज सिंगुलर, उसके हिसाब से वर्ब सिंगुलर आना चाहिए था. दैट मीन्स दिस इज माई इनकरेक्ट सेंटेंस. वर की जगह वॉज आना चाहिए था फर्स्ट सेंटेंस में. तो दैट इज एन इनकरेक्ट वन. सेकेंड पढ़ते हैं. डिस्पाइट फेसिंग न्यूमरस चैलेंजेस द यंग एंटरप्रेन्योर मैनेज टू एस्टैब्लिश अ सक्सेसफुल स्टार्टअप विद इन 2 years. इसमें कोई गलती मुझे नजर नहीं आ रहा. द स्टूडेंट्स who was eagerly waiting, फिर से द स्टूडेंट्स बोला है, स्टूडेंट्स इज प्लूरल और प्लूरल के साथ सिंगुलर वर्ब लगाया है जो कि गलत है. दिस ऑप्शन ऑल्सो इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट, द साइंटिस्ट आफ्टर इयर्स ऑफ रिसर्च हैव फाइनली, फिर से वही चीज, साइंटिस्ट सिंगुलर उसके साथ हैव लगाया है, दैट मीन्स सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. एक और बार अगर चाहे तो सेकंड वाला पढ़ सकते हो हमारे तसल्ली के लिए. डिस्पाइट फेसिंग न्यूमरस चैलेंजेस द यंग एंटरप्रेन्योर मैनेज टू एस्टैब्लिश अ सक्सेसफुल स्टार्टअप विद इन 2 years. There's no error we can find. That means this is my answer. Option B will be the correct answer for question number 19. Moving on to the next one.
इसमें अगर देखते हैं वी हैव टू सी द इनकरेक्ट सेंटेंस, दैट मीन्स 3 विल बी करेक्ट, 1 विल बी इनकरेक्ट. लेट्स चेक. द प्रिंसिपल अलॉन्ग विद द टीचर्स इज रिस्पॉन्सिबल. यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट है लास्ट स्लाइड का. अलॉन्ग विथ है तो फर्स्ट को प्रायोरिटी देते हैं. प्रिंसिपल इज सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब इज ऑल्सो यूज, दैट मीन्स दिस सेंटेंस इज करेक्ट. द डॉक्टर एडवाइज दैट द पेशेंट टेक कंप्लीट रेस्ट फॉर अ फ्यू डेज टू रिकवर फुली. इसमें भी मुझे कोई भी गलती नजर नहीं आ रहा. इफ द कंपनी वुड हैव implemented better strategies, it could have achieved higher growth. This is my answer. I'll explain why, but let's check once the option D, the book which contains detailed illustration and explanation has been. यहाँ पर book singular है, उसके साथ singular verb भी use किया, that means this sentence is also correct. अब देखते हैं थर्ड में गलती है क्या. गलती क्या है, ये would have की जगह had आएगा सिर्फ. ये हमारा है conditional sentence का error. दिस एरर इज फ्रॉम कंडीशनल सेंटेंस. अगर आपका ये चैप्टर हुआ है तो आपको समझेगा, नहीं हुआ है तो नहीं समझेगा. देयर आर मेनी कंडीशनल, 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बहुत सारे कंडीशनल होते हैं. इसमें से ये जो क्वेश्चन है दिस इज रिलेटेड टू थर्ड कंडीशनल. थर्ड कंडीशनल का यूसेज कहाँ पे होता है, अगर आपको पता होगा यूसेज कहाँ पे होता है, पास्ट के इमेजिनरी थिंग्स पे होता है. काश में ये किया होता तो का ये हो जाता. दोनों के दोनों clauses, there are two clauses. If you see in this sentence also, if the company would have implemented better strategies, this is the first clause which we call it as if clause, और दूसरा clause it could have achieved higher growth. दोनों के दोनों past में चल रहा है. That is why it is third conditional. Past or almost every time it is used for regret. काश मैं ये किया होता तो मैं आज सक्सेसफुल होती, सबके सब पास्ट में चल रहा है. तो जब दो क्लॉज होता है, इफ क्लॉज एंड द मेन क्लॉज, दो क्लॉज होता है कोई भी कंडीशनल सेंटेंस में, तो इस थर्ड कंडीशनल का रूल है कि इफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट का यूज किया जाता है और मेन क्लॉज में वुड हैव प्लस V3 का यूज किया जाता है. ये वुड की जगह शुड, कुड, कुछ भी आ सकता है. एनी अदर मॉडल वर्ब्स कैन कम. ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे चेक करना है इफ क्लॉज में जो है वुड हैव यूज किया, जो कि गलत था. पास्ट परफेक्ट आपको पता है, पास्ट परफेक्ट एक ही होता है, दैट इज हैड. ठीक है, शॉर्ट में, बड़ा शॉर्ट में समझाया है. ये पूरा चैप्टर है, बहुत डिटेल में जाना पड़ता है अगर आपको कंडीशनल समझना है तो. ठीक है, मूविंग अहेड. 21 भी सेम तरीके का क्वेश्चन है. यहाँ पर भी मुझे इनकरेक्ट सेंटेंस ढूंढना है. द साइंटिस्ट हु हैज बीन सर्चिंग फॉर इयर्स, साइंटिस्ट के जैसे साइंटिस्ट सिंगुलर, वैसे ही हैज भी यूज किया है. मुझे नहीं लगता इस सेंटेंस में कुछ और एरर होगा. फाइनली पब्लिश्ड हिज फाइंडिंग्स इन अ रेनाउंड जर्नल, सेंटेंस इज करेक्ट. नाइदर ऑफ द कैंडिडेट्स हैव इनफ, दिस इज माय आंसर. नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, ईच ऑफ, इसके साथ हमेशा हम लोग जो वर्ब यूज करते हैं सिंगुलर यूज करते हैं, मतलब हैव की जगह हैज आना चाहिए था. दैट इज व्हाई माय आंसर इज ऑप्शन बी. एक बार एक और चेक करते हैं. ईच ऑफ द प्लेयर्स, ईच ऑफ से चालू होता है तो उसके साथ जो नाउन आता है दैट इज प्लूरल एंड वर्ब इज सिंगुलर. ये तो सही सेंटेंस है. The chef known for his expertise in Italian cuisine prepares, यहाँ पर भी देखो chef is singular, prepares मतलब verb is singular, that means the sentence is correct. My correct answer is option B. जब आपका आंसर B में मिल गया तो आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है. This being a class, I'm just explaining why all other sentences are correct and why my answer is option B. ठीक है, आपको ये चीज नहीं करना है. गलती अगर आपने B ऑप्शन में देख लिया, आगे बढ़ जाओ. ठीक है, नेक्स्ट इज the sentence has been broken up, otherwise just don't even read the direction. If you can see this as my option, मुझे पता है कहीं ना कहीं ग्रामर एरर होगा या स्पेलिंग एरर होगा या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एरर होगा. एक बार सेंटेंस को पढ़ लो, आपको खुद पता चल जाएगा. ये पढ़ के टाइम वेस्ट ना करें. The rebels planned to blow out the bridge before reinforcements arrived. यहाँ पर अगर आप देखते हो ग्रामेटिकल एरर नहीं है, अगर सीधा सीधा देखे तो it is an error of phrasal verb. phrasal verb हमारा vocab का एक टॉपिक है. phrasal verb के अंदर अगर आप देखते हो, phrasal verb is what? preposition plus verb. तो कहीं ना कहीं vocab प्लस ग्रामर का कॉम्बिनेशन है ये क्वेश्चन. ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी. ब्लो आउट मेरा एक फ्रेजल वर्ब है. ब्लो आउट इज अ फ्रेजल वर्ब विच मीन्स टू एक्सटिंग्विश. फ्लेम हो सकता है, लाइट हो सकता है, कुछ एक्सटिंग्विश करने को हम लोग ब्लो आउट बोलते हैं. ब्लो आउट की जगह ब्लो अप इस सेंटेंस में आएगा, जिसका मतलब है टू डिस्ट्रॉय. टू डिस्ट्रॉय यूजुअली विथ एक्सप्लोजन. सेंटेंस को अब पढ़ो, आपको सेंटेंस की गलती समझ में आ जाएगा.
ठीक है, ब्लो आउट के जगह ब्लो अप का यूज होना चाहिए, तब जाके सेंटेंस सही होगा। द रिबेल्स प्लान टू ब्लो अप द ब्रिज बिफोर रीइंफोर्समेंट्स अराइव्ड। ठीक है, नेक्स्ट वन, एक पार्ट जो है सेंटेंस का बोल्ड लग रहा है मुझे, अंडरलाइन लग रहा है, और वही चीज मुझे कहीं ना कहीं ऑप्शन में भी दिख रहा है, दैट मीन्स दिस इज सेंटेंस इंप्रूवमेंट। इसी को हम बोलते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट। डायरेक्शन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब आपको क्वेश्चन में करना क्या है नहीं समझता है, तभी सिर्फ आप डायरेक्शन को पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो। इफ यू आर रीडिंग दीज 3 लाइन्स यू आर वेस्टिंग योर टाइम। ठीक है, अब पढ़ते हैं एवरी इंडिविजुअल्स पोजेस। इसी में गलती होगा, अगर होगा तो, नहीं होगा तो आपका आंसर ऑप्शन ई है, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। एवरी इंडिविजुअल्स पोजेस, एवरी अगर आपको पता है दिस इज सिंगुलर, एवरी सिंगुलर है। एवरी के साथ, एवरी अगर सिंगुलर है तो उसके साथ जो सब्जेक्ट आएगा वो भी सिंगुलर होना चाहिए। आपको नहीं दिख रहा है, इंडिविजुअल्स लगाया हुआ है, दैट मींस इट इज प्लूरल, तो गलत हो गया। तो जहां जहां पर आपको इंडिविजुअल्स दिख रहा है उसको आप कैंसिल आउट कर सकते हो। एवरी इंडिविजुअल ये हो सकता है। ऑल के साथ इंडिविजुअल नहीं लग सकता, ऑल है यहाँ पर। एनी के साथ इंडिविजुअल नहीं हो सकता, तो ये भी गया। और जो लिखा हुआ भी है वो भी गलत है, दैट मीन्स माई आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, आप देखते हैं एवरी के साथ सिंगुलर भी यूज किया। अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेरा वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। पोजेसेस मेरा सिंगुलर है, पोजेस इज प्लूरल, पोजेस इज प्लूरल एंड पोजेसेस इज सिंगुलर, तो पूरा का पूरा ये वाला ऑप्शन मेरा सही है। ठीक है, यहां पर मेरा सब्जेक्ट भी गलत था और वर्ब भी गलत था। ठीक है, नेक्स्ट वन। अब आपको फिर से डायरेक्शन मत पढ़ो, सिर्फ नंबर के लिए अगर पढ़ना है पढ़ लो, नो प्रॉब्लम, बट डू नॉट रीड दिस। ठीक है, सीधा ऑप्शन देके आपको समझेगा आपको क्या करना है। अगर क्वेश्चन देखते हो 4-5 वर्ड आपको गोल्डन दिख रहा है, प्लस ADBC, मतलब ये मेरा क्वेश्चन किसका है, वर्ड स्वैप जिसको हम बोलते हैं, या फिर वर्ड रिप्लेसमेंट, इसका इस क्वेश्चन का नाम दिया जाएगा। ठीक है, इसमें आपको करना क्या है, पहले तो सेंटेंस पढ़ लो। सेंटेंस में ऐसे भी हो सकता है कभी कभी कि सेंटेंस सही भी लिखा रहता है, तो फॉर दैट फर्स्ट यू रीड द सेंटेंस। गिवन द chaotic times we live in, where challenging events is understanding, manifestation holds its own allure। सेंटेंस कुछ मीनिंग नहीं दे रहा है अपने आप में, दैट मीन्स कुछ ना कुछ मुझे चेंज करना है। ठीक है, अब कैसे करें, अगर ऑप्शन के थ्रू एक एक करना है वो भी कर सकते हो, बट दैट इज टाइम टेकिंग, ज्यादा टाइम जाएगा। थोड़ा बहुत आपको गेस वर्क करना पड़ेगा इसमें, थोड़ा बहुत। ठीक है, नॉट फुल्ली, थोड़ा बहुत। ठीक है, देखते हो तो गिवन द chaotic टाइम्स, वहां पर कुछ गलती नहीं लग रहा है। chaotic मीन्स कंफ्यूजिंग एकदम, तो वहां पे कोई गलती नहीं लग रहा है। गिवन द chaotic times we live in, where challenging events is understanding, क्या पता अगर B और C को अगर बदला जाए क्या सेंटेंस सही हो सकता है। where understanding events is challenging, challenging मतलब difficult, understanding events is challenging, manifestation holds its own allure, ये इसकी ये जगह पे सही है, ये भी सही है, chaotic भी सही है, मतलब B और C जहां पे दिख रहा है वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, एक बार आंसर मिलने के बाद पढ़ भी लेना। गिवन द chaotic times we live in, where understanding events is challenging, manifestation holds its own allure, allure मतलब attraction। ठीक है, अगर इसका मीनिंग नहीं पता है तो ओके। एक और क्वेश्चन होगा डायरेक्शन में, जैसे आप देख सकते हो 24 and 25 इज ऑफ द सेम टाइप। Rogue privacy pose a major threat by using compromised hacks to sophisticated consumer data websites. Sentence is incorrect। एक ही चीज से मैं पता कर सकती हूँ यहाँ पर सेंटेंस। टू के साथ अगर आपको थोड़ा बहुत ग्रामर का नॉलेज है, टू के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। यहाँ पर टू के बाद मुझे फर्स्ट फॉर्म नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स डी के साथ मुझे कुछ ना कुछ करना है। डी के साथ जब मुझे कुछ ना कुछ करना है तो ए और बी मेरा आंसर हो ही नहीं सकता। यस, आंसर इधर ही निकल गया, ए बी सी ई। यहाँ पर भी आपको डी नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स मोस्टली मेरा आंसर सी होना चाहिए। लेट्स चेक, ए विथ ई एंड सी विथ डी। लेट्स चेक ए विथ ई, दैट मीन्स रोग। यहाँ पर रोग का मतलब है डेंजरस। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स रोग मीन्स डेंजरस। तो रोग वेबसाइट्स पोज अ मेजर थ्रेट, यहाँ पर ये थ्रेट बिल्कुल सही है। पोज अ मेजर थ्रेट बाय यूजिंग, सी और डी, सोफिस्टिकेटेड हैक्स टू कॉम्प्रोमाइज कंज्यूमर डेटा प्राइवेसी, दैट मीन्स देयर इज नो एरर। यही मेरा करेक्ट ऑप्शन है। सिर्फ एक चीज जानने से आपको पूरा करने की भी जरूरत नहीं पड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देख सकते हो दिस इज पैराजंबल, नथिंग बट पैराजंबल। अगर आपको करना है कर सकते हो, नजर डालते हो तो हो सकता है किसी किसी को इजी भी लगेगा ये, क्योंकि मोर ओवर से
जो मेरा पैसेज है स्टार्ट नहीं हो सकता। दीज प्लेटफॉर्म्स, कौन सा प्लेटफॉर्म्स भाई हमको नहीं पता चल रहा है, तो ये भी मेरा फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। हाउएवर, इससे भी सेंटेंस चालू नहीं हो सकता। प्लेटफॉर्म्स लाइक नहीं हो सकता। इट इज एसेंशियल, क्या एसेंशियल है नहीं पता चल रहा है। सो माय फर्स्ट सेंटेंस इज एफ। तो कोई किसी को लगेगा कि ये पैसेज बड़ा सिंपल है, तो अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज लीव इट एट द एंड, क्योंकि इसको करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं इसके ऊपर, तो आपके अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा आपके 5 मार्क्स। तो इसको लास्ट में करने से अच्छा है ठंडे दिमाग से बीच में ही कर लो। लास्ट में क्या होता है, टाइम जा रहा है, मैं कैसे करूं ये आ जाता है लास्ट में, तो आप इसका अरेंजमेंट में गड़बड़ करते हो। अरेंजमेंट में गड़बड़ किया तो आपका 5 मार्क्स में प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, कोई अगर सही हुआ तो ठीक है, वरना आपको 5 मार्क्स का गारंटी नहीं है। ठीक है, तो मेरा सजेशन रहेगा, अगर सिंपल आपको दिख रहा है तो डू इट इन द मिडल इटसेल्फ, इसको लास्ट में मत रखना अगर सिंपल है तो। अगर सेंटेंसेस ये बड़े बड़े लंबे हैं तो छोड़ दो लास्ट में। ठीक है, लेकिन ये मुझे देख के लगा कि छोटा है, इसको कर लेना चाहिए। अब देखते हैं, सोशल मीडिया हैज रिवोल्यूशनाइज द वे वी कनेक्ट एंड कम्युनिकेट इन द डिजिटल एज। कनेक्ट करना सीखो। ठीक है, यहां पर बोला है वी कनेक्ट एंड कम्युनिकेट। कहां से कनेक्ट और कम्युनिकेट करेंगे, यहां पर आप दिख रहा होगा प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम, ये यही बोलते हैं कनेक्टिंग वर्ड, लिंकिंग वर्ड्स। मतलब एफ के बाद अगर कोई सेंटेंस आ सकता है तो दैट इज डी। कैसे पता चला, इससे मुझे पता चला, लिंकिंग वर्ड्स। तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ लो। प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम हैव बिकम इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ आवर डेली लाइफ। अभी देखो दीज प्लेटफॉर्म्स, यहां पर प्लेटफॉर्म्स की बात है, यहां पर दीज प्लेटफॉर्म्स, दैट मीन्स नेक्स्ट सेंटेंस मुझे मिल गया, दैट इज बी। These platforms enable users to share their thoughts, photos and experiences with a global audience. अब मुझे नहीं पता चल रहा है, however the impact of social media ये भी हो सकता है। It's essential for users to be mindful of their online presence। अब मुझे linking word ढूंढना है। अगर मैं फर्स्ट सेंटेंस पढ़ती हूँ, moreover in today's world the influence of social media extends far beyond personal connections। अब मुझे मिल गया, यहाँ पर experiences, thoughts, फोटोज एंड एक्सपीरियंस बोला है, और नेक्स्ट सेंटेंस में बोल रहा है कि मोर ओवर, उससे भी ज्यादा है, एक्सटेंड्स फार बियॉन्ड पर्सनल कनेक्शंस, शेपिंग पब्लिक ओपिनियन एंड ड्राइविंग सोसाइटल चेंज। दैट मींस बी के बाद मेरा ए होगा। अब बचा मेरे पास सी और ई। अगर लास्ट में कैसा सेंटेंस को, पैसेज को एंड कर सकते हो, हाउएवर द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन हेल्थ, ऑन मेंटल हेल्थ एंड प्राइवेसी कंसर्न्स आर ग्रोइंग इश्यूज, हो सकता है। इट्स एसेंशियल टू फॉर यूजर्स टू बी माइंडफुल ऑफ देयर ऑनलाइन प्रेजेंस एंड डिजिटल फुटप्रिंट। व्हाट कुड बी द लास्ट सेंटेंस? लास्ट सेंटेंस मेरे हिसाब से ई होना चाहिए और बीच में सी होना चाहिए। दैट मीन्स पहले हम लोग इम्पैक्ट बता रहे हैं, उसके बाद माइंडफुल, उसके लिए हम लोग प्रिपेयर रहने का, माइंडफुल रहने का। तो दिस विल बी माई लास्ट सेंटेंस। आपका अरेंजमेंट बन चुका है, एफ डी बी ए सी ई, एफ डी बी ए सी ई, दिस इज माई अरेंजमेंट। अब देखते हैं, फोर्थ पूछा है तो ए मेरा आंसर होगा, सेकेंड पूछा है तो डी इज माई आंसर, सिक्स्थ दैट मीन्स ई, थर्ड एंड फोर्थ बी और ए है, बी और ए है, मतलब ये मेरा आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिफ्थ? फिफ्थ इज सी। 5 मार्क्स आपके इस अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसको आप बड़े ध्यान से करें। अगर चाहे तो एक बार आप अरेंजमेंट करने के बाद पढ़ भी लेना इस अरेंजमेंट के हिसाब से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 31 एंड 32 मैच द कॉलम है, इसको लास्ट में नहीं छोड़ना, इसको अभी ही करना है। ठीक है, लेट्स सी, मैंने मैच द कॉलम करने का तरीका बताया था, ऑप्शन से चले जाओ, जल्दी होता है। अगर आप एक एक करने जाओगे टाइम जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देखते, ए विथ डी, थ्रू इनोवेशन एंड स्ट्रैटेजी द कंपनीज led to a prolonged deadlock. No, A with D तो हो ही नहीं सकता। B with D, the abrupt collapse of negotiations led to a prolonged deadlock. Yes, मेरा आंसर यही होगा। अगर मैं आगे देखती हूँ, यहाँ पर भी मुझे बीडी दिख रहा है, दैट मीन्स मुझे एक बार और चेक करना पड़ेगा, हो भी सकता है या फिर ये भी हो सकता है। सो फॉर दैट आई हैव टू चेक दिस। ए विथ ई, थ्रू इनोवेशन एंड स्ट्रैटेजी द कंपनीज एफर्ट्स टू एक्सपैंड ग्लोबली हैव बीन सक्सेसफुल, मतलब यही मेरा आंसर होगा अभी। सी विथ एफ, ये भी सही है, ये भी सही है। सी विथ एफ, डिफाइंग द थ्रेट्स ऑफ टायरनी, the people united to reclaim their freedom, that means option E ही मेरा करेक्ट आंसर है। सेम है तो चेक करना पड़ा, वरना मेरा आंसर बी में ही खत्म हो जाता। नेक्स्ट वन, ए विथ एफ चेक करना है। टोन बिटवीन ड्यूटी एंड कॉन्शियंस was met with widespread dissent. No. B with D, the commander's tactical miscalculation caused irreversible damage to the mission. Yes.
अब देख रहे हो बी विथ डी मुझे कहीं पर नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स मेरा काम खत्म, बी ही मेरा आंसर है, मुझे आगे चेक करने की भी जरूरत नहीं है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। अब देखो 33 और 34 एक वर्ड दिया है और हर सेंटेंस में आपको दिख रहा होगा वही वर्ड, दैट मीन्स आप समझ गए होंगे दिस इज ऑफ वर्ड यूसेज। ये क्वेश्चन दोनों वर्ड यूसेज का है। रेज आपको पता है इसका मीनिंग क्या होता है, यू ऑल नो, दैट्स एन इजी वर्ड। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू रेज देयर हैंड्स इफ दे न्यू द आंसर, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, रेज सही तरीके से यूज किया है। द गवर्नमेंट प्लान्स टू रेज न्यू बिल्डिंग्स इन द सिटी, दे वर्कड हार्ड टू रेज फंड्स फॉर द चैरिटी इवेंट, रेज फंड्स सही होता है, बट बी इज इनकरेक्ट। रेज न्यू बिल्डिंग्स, रेज कोई भी हालत में ये मीनिंग नहीं देगा कि कंस्ट्रक्ट करना या इरेक्ट करना, ये कभी मीनिंग नहीं दे सकता, तो इस रेज यहाँ पर गलत है, ये रेज की जगह पे इरेक्ट या फिर कंस्ट्रक्ट, इस दोनों में से कोई भी वर्ड चलेगा लेकिन रेज नहीं चलेगा। तो मेरा आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी नहीं, बोथ ए एंड सी विल बी माय करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर ऑप्शन बी है। वैसे ही एक और वर्ड है मैनेज, मैनेज भी बड़ा सिंपल वर्ड है। शी वॉज एबल टू मैनेज द एंटायर इवेंट स्मूथली डिस्पाइट द लास्ट मिनट चैलेंजेस, नो मिस्टेक। ही मैनेज टू कैच द ट्रेन जस्ट बिफोर इट लेफ्ट द स्टेशन, नो मिस्टेक। The teacher managed the students to complete their assignments, ये यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। The teacher managed the students, instructed हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, but manage नहीं हो सकता। तो my answer will be both A and B will be the correct answer। correct है। अब आगे देखो 35 से लेके 40 एक ही टाइप का क्वेश्चन है विच इज कॉल्ड क्लोज टेस्ट। अब आपके पास ऑप्शन यही बचा है, पैसेज है और क्लोज टेस्ट है, बस यही दो हमारा बचा है। तो पैसेज और क्लोज टेस्ट में एक बार नजर डालो, क्लोज टेस्ट कैसा है, अगर अच्छा है मतलब इजी लेवल का है, इजी टू मॉडरेट लेवल का क्लोज टेस्ट है तो वो पहले कर लो, उसके बाद पैसेज पे चले जाना। तो एक बार देखती हूँ, द कल्टिवेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स हैव इवॉल्व सिग्निफिकेंटली ओवर टाइम डैश बाय चेंजिंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, इकोनॉमिक डिमांड्स एंड डाइटरी प्रेफरेंसेस। dash by changing, determined by changing, associated by changing, influenced by changing, understood by changing, derived by changing। influenced होगा, influence का meaning निकलता है affected by, तो यही यहाँ पर जो है वही मीनिंग देना भी चाहिए। नेक्स्ट है हिस्टोरिकली क्रॉप्स लाइक बार्ली एंड मिलेट्स वर वाइडली ग्रोन एज स्टेपल फूड्स डैश विथ advancements in irrigation techniques, fertilizers and improved seed variety, the production of high yield crops such as rice and wheat increased steadily। मतलब मैंने पूरा क्यों पढ़ा ये समझने के लिए यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट है क्या, यस कॉन्ट्रास्ट है तो मेरा एक ही काम करेगा, आपको पता है, दैट इज however। एक बार पढ़ भी लेते हैं, however with advancements in irrigation techniques, fertilizers and improved seed varieties, the production of high yield crops such as rice and wheat increased steadily। नेक्स्ट ब्लैंक में क्या आएगा, दीज ग्रेन्स बिकेम मोर डैश इन द मार्केट ड्यू टू द हायर प्रोडक्टिविटी, बेटर मार्केट वैल्यू एंड सुटेबिलिटी फॉर लार्ज स्केल। मार्केट में क्या हुआ, सोफिस्टिकेटेड, डोमिनेंट, कल्टिवेबल, कल्टिवेबल मार्केट में कैसे हो सकता है, फील्ड में होगा। प्रॉफिट्स इन द मार्केट, बिकेम मोर प्रॉफिट्स नहीं हो सकता। सस्टेनेबल इन द मार्केट, मार्केट में क्या होगा, डोमिनेंट होगा। ड्यू टू व्हाट आगे लिखा है, रीजन क्या है, मेरा पैसेज खत्म नहीं हुआ उसका बाकी। एज अ रिजल्ट मिलेट कल्टिवेशन ग्रेजुअली डिक्लाइंड despite its nutritional benefits and dash in arid conditions, despite its nutritional benefits, positive यहाँ पर and लगा है, मतलब यहाँ पर भी कुछ positive होगा। resilience, vulnerability, rigidity, susceptibility, instability, positive word ही मेरा आंसर हो सकता है। vulnerability भी मेरा नेगेटिव वर्ड है, vulnerability का मीनिंग है easily affected, तो ये भी मेरा नेगेटिव वर्ड हो गया। और ससेप्टिबिलिटी भी मेरा आंसर नहीं है बिकॉज इसका मीनिंग निकलता है इजिली हार्म्ड। सो एक ही ऑप्शन मेरे पास बचा, दैट इज रेजिलियंस। रेजिलियंस का मीनिंग होता है टू एंड्योर टफ कंडीशंस, कहाँ लिखूं, एंड्योर टफ कंडीशंस। सो यहां पर मुझे वही चाहिए था, यहाँ पर ऐसे भी आप देख सकते हैं न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स पॉजिटिव है एंड लगा है, मतलब यहाँ पर भी मुझे कुछ ना कुछ पॉजिटिव चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग, ई में अब क्या चाहिए। Nevertheless, barley and millets continue to be cultivated in several regions, especially in areas where traditional farming practices persist. Moreover, growing awareness about healthy eating has led to dash interest in these grains. Modest, profound, special, renewed, diminished. Diminished means कम होना। यहाँ पर इंटरेस्ट की बात किया जा रहा है, फिर से आ गया तो आपको पता है यहाँ पर रिन्यूड आना चाहिए। हैज लेड टू रिन्यूड इंटरेस्ट इन दीज ग्रेन्स। एक ब्लैंक बचा। मिलेट्स इन पर्टिकुलर आर recognized for their rich fiber, vitamins and minerals, making them popular choices for people seeking balanced diets. They dash as porridge added to salads.
दे मस्ट टेक एज, मस्ट बी टेकन होना चाहिए था, या फिर ऐसे भी आप देख सकते हो मस्ट लगाने से एक फोर्स आ जाता है, एक लाइबिलिटी आ जाता है, तुमको करना ही पड़ेगा, नेसेसिटी आ जाता है। यहाँ पर सेंटेंस में मुझे नेसेसिटी नहीं चाहिए। हैव टू बी टेकन, वो भी वही बात। कैन बी टेकन हो सकता है, आर रिक्वायर्ड भी गलत है, यहाँ पर भी आपको कहीं ना कहीं नेसेसिटी है, तुमको करना ही पड़ेगा, ऐसे तो कुछ बोल नहीं रहा है यहाँ पर। दे डैश एज पॉरेज, दे कैन बी टेकन एज पॉरेज एडेड टू सैलेड और यूज्ड इन वेरियस ट्रेडिशनल डिशेस। ठीक है, सो मेरा क्लोज टेस्ट भी खत्म हो गया। अब हमको चलना है सीधा पैसेज पे। मेरा कितना क्वेश्चन बचा? 18 क्वेश्चंस बचा है। उसमें से मैं फर्स्ट पैसेज पे चलूंगी। पैसेज आते ही आपको क्या करना है, आपको पता होगा, याद होगा, हमने फर्स्ट पहले बहुत बार किया है। पैसेज आते ही आपको एक बार नजर डालना है, यू हैव टू स्किम द टेक्स्ट, व्हाट द पैसेज इज ऑल अबाउट, बस ये आपको देखना है, आपको पढ़ना नहीं है, वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ना है, ऊपर ऊपर से देखना है क्या सब आपको वर्ड्स रिपीटेड दिख रहा है, रशिया, रशिया, यूक्रेन, ये दिख रहा है, मतलब मैं समझ गई पैसेज किसके ऊपर हो सकता है। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ मिटिगेट? क्या ये क्वेश्चन पैसेज बिना पढ़े आप नहीं कर सकते? ऑब्वियसली कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं देखती हूँ कितना क्वेश्चन है, 1 to 9, 9 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो आप ऐसे ही कर सकते हो। और मिटिगेट, एलिविएट, एक्सासरबेट, प्रोपिल, एग्रेवेट, वर्सन, ये सारे वर्ड्स अगर आप मेरे वो कैब सेशंस अटेंड करते हो, ये सारे वर्ड्स हमने किया हुआ है। मिटिगेट का मतलब है टू मेक थिंग्स, टू make things less severe, to make less severe, इसका मीनिंग ये निकलता है। इसका सिनोनिम पूछा है तो एलिविएट, एक्सैसरबेट, प्रोपिल, वर्सन, एग्रेवेट। मेरा आंसर होगा एलिविएट। मुझे फिर से बताने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, अगर मेरे क्लासेस अटेंड किए हो तो आपको ये सारे वर्ड्स का मीनिंग पता होगा, सबके सब इसका एंटोनिम निकल जाएगा। एक्सैसरबेट, प्रोपिल, वर्सन, एग्रेवेट, सबके सब इसका उल्टा निकल जाएगा। ठीक है, टू मेक थिंग्स मोर वर्स, एक्सैसरबेट का वही मीनिंग निकलता है, टू मेक थिंग्स मोर वर्स। वर्सन आप जानते ही हो, एग्रीवेट मीन्स कुछ चीज को इंटेंसिटी बढ़ाना, वही चीज वर्स करना। ठीक है, सो समवेयर इट विल बी द अपोजिट ऑफ इट। नेक्स्ट क्या है? एंटोनिम ऑफ रिट्रीट। रिट्रीट का मतलब होता है टू विथड्रॉ। क्या ये क्वेश्चन भी बिना पैसेज पढ़े आप नहीं कर सकते क्या? ऑब्वियसली कर सकते। एक क्वेश्चन किया, दूसरा क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं। विथड्रॉ, विथड्रॉ का अपोजिट पूछा है, एंटोनिम पूछा है। एंगेज, बोल्स्टर, अंडरपिन, विथड्रॉ, रिट्रैक्ट, ये सबका सब मीनिंग आप निकाल सकते हो। विथड्रॉ तो इसका सिनोनिम हो गया, तो ये मेरा आंसर हो भी नहीं सकता। रिट्रैक्ट भी मतलब विथड्रॉ ही होता है, तो ये भी आंसर नहीं है। बोल्स्टर, अंडरपिन, इन दोनों का मीनिंग आप ये निकाल सकते हो, सपोर्ट। तो सपोर्ट इसका अपोजिट तो नहीं बन सकता, सो माय आंसर इज ऑप्शन ए, एंगेज। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा है? अब ये भी आप कर सकते हो, फाइंड द करेक्ट यूसेज। ये देखो यहाँ पे पैसेज के थ्रू यूसेज पूछा है, वर्ड यूसेज। कीप को कौन से सेंटेंस में सही तरीके से यूज किया है, पैसेज पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। लेट्स सी, ऑलवेज कीप हार्ड टू फुलफिल योर ड्रीम्स। यहाँ पर ये कीप कोई मीनिंग नहीं दे रहा है, ऑलवेज कीप हार्ड, ऑलवेज ट्राई हार्ड हो सकता है। ठीक है, डॉक्टर्स रेकमेंड मेडिसिन दैट कीप एक्स एंड पेन्स एट बे। कीप एट बे एक इडियम भी है, दैट मीन्स ये सेंटेंस सही है। आई प्रॉमिस्ड हिम टू कीप हिज पर्सनल मैटर अ सीक्रेट, ये भी सही है, दैट मीन्स मेरा आंसर 2 और 3, दैट मीन्स ऑप्शन ए। पैसेज पढ़े बिना अब 3 क्वेश्चन कर लिए, 9 में से 3 क्वेश्चन विदाउट रीडिंग द पैसेज, यू कैन डू इट। ठीक है, नेक्स्ट है, अब फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आपको ये पैसेज पढ़ना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। With respect to the international response to the rise in price and decrease in food supply from Russia, what are the possible consequences? Which of the following statements mention the first factor that affects the global food supply? According to European Commission, what action should be taken to meet global food demand for the current and the next year? What can be inferred from Russia and Ukraine's contribution on the global food trade? What does Russia and Ukraine's war impact on the global food system? यही सारे क्वेश्चंस को आंसर करना है। 6 क्वेश्चन बचा है, 6 क्वेश्चंस को कैसे भी आंसर करने के लिए पैसेज एक बार पढ़ते हैं। आई एम रीडिंग द पैसेज, यू जस्ट लिसन टू मी। ठीक है, आपको ये नोट करना है कि स्पीड कैसा होना चाहिए, कितनी स्पीड पे आपको पढ़ना है, एकदम भी फास्ट नहीं, एकदम भी स्लो नहीं। दिस इज कॉल्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मीन्स रीडिंग के साथ साथ आपको समझना भी पड़ेगा। ठीक है, यस, नाउ द पैसेज इज विजिबल, आई एम स्टार्टिंग, यू
can listen to me. There is widespread international concern that Russia's war will provoke a global food crisis similar to or worse than that faced in 2007 and 8. The war comes at a time when the global food system was already struggling to feed its growing population in a sustainable way under the pressure caused by climate change and the COVID-19 pandemic. Russia and Ukraine are key agricultural players, together exporting nearly 12% of food calories traded globally. They are major providers of basic agro commodities, including wheat, maize, and sunflower oil, and Russia is the world's top exporter of fertilizers. The global supply chain will get impacted until Russia and Ukraine retreat and end the war. The war's impact on global food supply centered on three factors. First is a significant reduction in exports and production of essential commodities from both countries. इसका एक question भी है. First, significant reduction in exports and production of essential commodities from both countries caused by the war and not the economic sanctions imposed on Russia, which intentionally did not target the agricultural sector. Overall, the European Commission estimates that up to 25 million tons of wheat would need to be substituted to meet worldwide food needs in the current and the next season. Second factor is a global spike in prices of food supplies and inputs needed for agricultural food production, which were already at record levels before the war. The war has further pushed the prices up. Third factor is the international response to the above, which could either amplify the effects of the crisis, mainly by uncoordinated export bans, or mitigate them, applying lessons learned from the 2007-8 food crisis. A number of countries other than Russia and Ukraine have already imposed or announced their intention to impose some control over exports of essential agricultural commodities, including Egypt, so and so, so and so. And in the EU, Hungary, वो भी सारे country का नाम है. We should keep this in our mind that the long duration of war will make the global situation irrecoverable. Now let's move on to the question. Fourth वाला करना है. State the false inference. Many countries intend to impose control over exports of essential agricultural commodities. This is written in the passage. That means ये मेरा correct है. हमको false पूछा गया है. Food prices and agricultural input prices have declined. No, it has increased. तो मेरा आंसर 2 तो रहेगा ही. 2 गलत inference है. The world had already experienced a global food crisis in 2007-8. ये भी मेरा correct sentence है. My answer is only 2. कहाँ पे दिख रहा है? Option C is correct. Next क्या है? With respect to the international response to the rise in price and decrease in food supply from Russia, what is a possible consequence? There will be a huge difference in the prices of the same commodities in different countries. ये सही है. The effects of food crisis would be aggravated mainly because of uncoordinated export bans. Yes, B क्यों पढ़ने की जरूरत पड़ा? क्योंकि ऑप्शन मेरा ये भी है. The number of cases of starvation will rise sharply. ये तो कुछ लिखा नहीं है. हमारे से खुद से कोई assumption नहीं लगाना है. जो पैसेज में लिखा है उसी के बेसिस पे हमको आंसर करना है. There is nothing written as such in the passage. Experience in tackling food crisis would help in mitigating the effects. Mitigate कैसे कर सकता है? So option E is correct. Next क्या है? Which of the following statements mention the first factor? First factor इसमें से क्या है? Damage of basic? No. Financial sanctions imposed on Russia by developed as well as? No. Decline in exports and production of essential goods? यही मेरा आंसर है. Decline in exports and production of essential goods from Ukraine and Russia due to war. Next one, according to European Commission, what action should be taken to meet global food demand for the current and the next year? Wheat-oriented farming should be the priority from now onwards. नहीं लिखा है. To persuade Russia not to halt the supply. No. Up to 25 million tons of wheat would need to be. Yes. ये सही तरीके से लिखा है. So option C. इसका भी आंसर option C ही है. Next one. What can be inferred from Russia and Ukraine's contribution on the global food trade? A major part of basic agro commodity supply comes from both countries. Yes, ये okay, B भी है. Russia and Ukraine both export approximately 12% of food calories. Yes, ये भी सही है. तो मेरा आंसर यही होना चाहिए. Ukraine alone meets more than half. No, ऐसा नहीं है. All of these भी नहीं है. ठीक है. Last question of this passage. What does Russia and Ukraine's war impact on the global food system? Only Russia and Ukraine are experiencing, ऐसा नहीं है, पूरा वर्ल्ड पे
फर्क पड़ा है, पूरे वर्ल्ड को फर्क पड़ा है। द वॉर इज अफेक्टिंग नॉट ओनली द ग्लोबल फूड सिस्टम बट पोल्यूटिंग ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर के बारे में कहीं नहीं बोला गया। द वॉर इज फर्दर वर्सनिंग एंड ऑलरेडी बैटर्ड ग्लोबली, यस यस यस, पहले से ही खराब था, ये वॉर से और भी खराब हो गया है, तो ये तो लिखा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। हमारा 9 पहला पैसेज हो गया। अब देखते हैं 10 से 18 तक, 10 to 18 इट्स पैसेज। एक बार स्किम करो, पैसेज इज सेइंग अबाउट व्हाट द पैसेज इज ऑल अबाउट। पहले ही अगर पढ़ते हो तो आपको दिख रहा होगा पिंक टैक्स, फिर से टैक्स, मतलब ये टैक्स के ऊपर कुछ ना कुछ है, मैं समझ गई किसके ऊपर है। चलते हैं आगे। What is the closest opposite meaning to the word delineated? To describe precisely, delineated, ठीक है, इसका अपोजिट पूछा है। एम्फेसाइज, रिजेक्टेड, कंसील्ड, रेपुडिएटेड, स्पॉन्ड, ये सबके सबका मीनिंग रिजेक्टेड है। इसमें डिस्क्राइब है, डिस्क्राइब का अपोजिट क्या होगा? डिस्क्राइब्ड प्रिसाइसली, डिस्क्राइब प्रिसाइसली या पोर्ट्रे भी हो सकता है, डिस्क्राइब या शो, शो, ठीक है, तो इसका अपोजिट निकल जाएगा कंसील्ड। कंसील्ड मींस हाइड, ये भी हमने वर्ड किया हुआ है, कंसील्ड, रेपुडिएट, स्पॉन, ये सब के सब वर्ड्स हमने किया है। रेपुडिएट, स्पॉन, इस सबका मीनिंग रिजेक्टेड से सिमिलर हो जाता है, रिजेक्टेड, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द क्लोजेस्ट मीनिंग टू द वर्ड डिस्पैरिटीज? डिस्पैरिटीज आपको पता है व्हाट इट इज, मीनिंग पूछा है तो सोचने की भी जरूरत नहीं है, वेरिएशंस इज द करेक्ट आंसर। डिस्पैरिटीज, ऑथेंटिक, डेल्यूजन्स, यूनिफॉर्मिटी, पैरिटीज, पैरिटी आपको पता है इज द एंटोनिम ऑफ इट। क्लोजेस्ट मीनिंग पूछा है तो वेरिएशंस इज द करेक्ट आंसर। क्लोजेस्ट मीनिंग टू एनकम्पास्ड, एनकम्पास सबको मिलाना, मिलाना, दैट मींस इंक्लूडेड इज द करेक्ट आंसर। मीनिंग ही पूछा है, यस, मीनिंग ही पूछा है तो इंक्लूडेड इज द करेक्ट आंसर। प्रिक्लूडेड का मीनिंग क्या होता है? प्रिवेंट होता है। बाकी सारे वर्ड्स आपको पता होना चाहिए, इजी वर्ड्स, प्रिवेंट, ठीक है। एडोर्ड, एक्सक्लूडेड, रिवर्ड, ठीक है, इसमें से एडोर भी और रिवर भी हमने किया हुआ वर्ड है। नेक्स्ट है विच ऑफ द वर्ड कैन फिल द ब्लैंक गिवन इन द पैसेज। ये भी अगर आपको पैसेज पूरा नहीं पढ़ना है, सिर्फ आप वो वही लाइन पढ़ते हो तो भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। मूविंग टू द नेक्स्ट, अब ये तो पैसेज पढ़ना पड़ेगा। कॉन्सिक्वेंसेस, ओके। What did New York City Department of Consumer Affairs report from 2015 find? What is inferred from the statement? In other words, it's not actually a tax. ठीक है। What is the basic objective behind the imposition of the pink tax? बाकी सबके लिए पढ़ना पड़ेगा। ये क्वेश्चन मैं एक ही सेकंड में करना चाहती हूँ। Which of the following can fill in the blank? ब्लैंक में क्या आएगा? कॉस्ट, प्रॉफिट, इक्विटी, कॉस्टिंग, रिस्क। एक बार कहाँ पे ब्लैंक है एक बार देख लेते हैं। And the authors aptly noted that these items such as shaving gel and deodorant are the ones purchased most frequently compared with other categories, meaning that the dash add up over time. Dash add up over time. Dash add up. Cost add up. Profit add up. Equity, costing, risk. Cost is the correct answer. इसको भी ये टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए भी आपको पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मुझे पैसेज पढ़ना पड़ेगा बाकी के क्वेश्चंस आंसर करने के लिए। आप देख सकते हो 4 क्वेश्चन हमने कवर कर लिया विदाउट रीडिंग द पैसेज, ठीक है। यही फायदा होता है एक बार क्वेश्चंस गो थ्रू करने से। नाउ आई विल हैव टू रीड इट, रीड विथ मी और लिसन टू मी। द मॉडर्न आइडिया कॉल्ड pink tax is an upcharge on products traditionally intended for women which have only cosmetic differences from comparable products traditionally intended for men. In other words, it's not actually a tax. It's an income generating scenario for private companies which find a way to make their product look either more directed to or more appropriate for the population and saw that as a money maker, explains so and so, a lawyer, vice president for the dash 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 and co-founder of dash. Yet, pink tax is not a new phenomenon. The issue was delineated more finely in 2015 when the New York City Department of Consumer Affairs released a report about price disparities for 794 comparable products from 91 brands sold throughout the city. The report examined 5 different industries such as personal care products or senior or home healthcare products. These encompass 35 product categories such as body wash or shampoo. In every single of those 5 industries, consumer goods marketed to women and girls cost more. The same was the case in all but 5 of the 35 product categories
Researchers looked at 106 products in the toys and accessories category and found that, on average, those intended for girls were priced 7% higher. NYC's report found women face an average price difference of 13% for personal care products among the 122 products compared in the study. And the authors aptly noted that these items, such as shaving gel and deodorant, are the ones purchased most frequently compared with other categories, meaning that the cost add up over time. While this is unfair for all those shopping for these products, that 13% price increase hits women and girls who come from lower income households even harder. Legislative attempts, however, could correct the pink tax. In 1995, then Assembly Women's once so successfully passed a bill that forbade gender pricing of services such as haircuts. Question क्या पूछ रहा है? Which of the following statements is incorrect? The New York City report encompassed 5 different industries and analyzed 35 products. This is very much written in the passage, तो incorrect तो हो नहीं सकता. Jackie Spire successfully passed a bill that prohibited gender-based pricing. Yes, this is also written at the very end. The impact of the pink tax is confined to a select range of product categories. No, no, no. This is my answer. Select range बोला है, ऐसा तो नहीं है. The pink tax is a pricing strategy employed by private companies within a capitalist framework. ये भी सही है. My answer is option C. ये सारे मेरा आंसर नहीं है. My answer is option C क्योंकि incorrect पूछा है. Next one. State the consequences of gender-based pricing on consumers. Businesses can generate increased profits leading to the advancement and progress of society. Continuing an unjust pricing approach might foster a sense of superiority. ये तो लिखा ही नहीं है. Price differences can worsen economic inequality, especially for yes. This is written. Consequences ये अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, which is actually stated in the statement. Passage में जो अच्छी तरीके से लिखा हुआ है उसी को ढूंढना है. Due to the lower prices of men's products, it may be assumed that the quality is also नहीं लिखा है. A conflict might arise between the women of higher नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. Businesses can generate increased profits leading to the advancement and progress of society. No, it is not straight away written. Straight away written statement option C में है, इसलिए मेरा आंसर option C है. Next क्या है? What did New York City Department of Consumer Affairs report from 2015 find? In the toys and accessories category, products intended for girls were on average price 7% higher. Yes. An average price variation of 13% was observed for personal care. Yes. The report discussed the legislative attempts to address the pink tax, such as the bill passed by. ये दो अलग अलग चीज है, ये तो नहीं मान सकते. That means मेरा आंसर 1 and 2 रहेगा. Option B is correct. Next क्या पूछ रहा है? What is inferred from the statement? In other words, it's not actually a tax. Pink tax is not an actual tax as it is only levied on women. An actual tax is levied on the society only after collecting the pink tax. ये तो नहीं है. Gender-based pricing or pink tax is merely an extension to the actual tax imposed by the government. Gender-based pricing is only a pricing strategy. Yes, ये सही तरीके से लिखा है. Option D is my correct answer. ठीक है? Yes. Last question. What is the basic objective behind the imposition of the pink tax? To offer more products and services to meet the needs of the female. नहीं. Women को help करने के लिए तो बिल्कुल नहीं है. The pink tax is primarily collected to support. No. To eliminate the tax disparity in comparable. No. Jennifer Wolf introduced the pink tax to promote gender-based. No. Companies believe that they can capitalize on perceived gender-based branding. Yes. This is my answer. ठीक है, हो गया. 18 ही तक था, हमको यही करना था. ठीक है. पैसेज वी हैव कवर्ड. कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन है एक बार गो थ्रू कर लो. एरर डिटेक्शन किया, उसके बाद सेंटेंस इंप्रूवमेंट का एक क्वेश्चन था, उसके बाद 2 क्वेश्चन रिलेटेड टू वर्ड स्वैप और वर्ड रिप्लेसमेंट, उसके बाद पैराजम्बल. नेक्स्ट वाज मैच द कॉलम, 2 क्वेश्चंस, देन वाज वर्ड यूसेज, देन द लास्ट क्लोज टेस्ट. यही सारे क्वेश्चंस हमने कवर किया है. आई होप ये पेपर का लेवल थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लगा होगा आपको. आई हैव कंपाइल्ड मेनी ऑफ द सेक्शंस या फिर मेनी ऑफ द शिफ्ट, आई कैन से ऑन नॉट अ सिंगल शिफ्ट. दोनों पैसेज एक ही शिफ्ट में आया हुआ है. क्लोज टेस्ट एंड पैराजम्बल इज फ्रॉम 1 शिफ्ट. बहुत सारे शिफ्ट को कंपाइल करके ये क्वेश्चन जो है रखा गया है. आई होप यू फाउंड दिस सेशन हेल्पफुल. इफ यू फाउंड दिस सेशन हेल्पफुल and if you want to comment anything or tell me about the level of the paper we solved today, please leave a comment in the comment section regarding the difficulty level of the paper. How did you find it? Easy, moderate or difficult? What was it? ठीक है. It's a humble request. It motivates us also to bring in more challenging questions as well. ठीक है.
तो दोज हु आर सिटिंग फॉर द एग्जाम ऑन 4th and after this date, all the best, all the very best to you. Do well. डरना बिल्कुल नहीं है, सारे प्रैक्टिस जितने भी हमने किया है वो बहुत काफ़ी है आपके एग्जाम को पार करने के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, मीट यू नेक्स्ट टाइम।